हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट का बी पोर्शन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स तत्वों के गुणों में आवर्तीता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या क्या होती है तथा आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याओं में किस प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं और उनमें किस प्रकार से आवर्तीता प्रदर्शित होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस या परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में। परमाणुवीय त्रिज्या के लिए हम कह सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु की त्रिज्या। हम परमाणुओं को या किसी भी आयन को या अणु को स्फेरिकल फॉर्म में मानते हैं। हम उनको मानते हैं कि वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो परमाणु स्फेरिकल फॉर्म में है वो हमने रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग पता लगा लिया था, और नील्स बोहर और बाद के सभी मॉडल्स में यही माना गया कि परमाणु या परमाणु से संबंधित जितने भी स्पीसीज हैं वो सभी स्फेरिकल फॉर्म में होती है। परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री है जो कि इमेजिनरी है, फिक्स हम नहीं बता सकते, तो इस परमाणु के लिए इस नाभिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे हम एटॉमिक रेडियस या परमाणुवीय त्रिज्या कहेंगे। तो किसी परमाणु में उस परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। ये परमाणुवीय त्रिज्या विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तो वो अफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं वो निम्न प्रकार हैं: नंबर ऑफ द सेल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर ऑफ द सेल्स, कोष की संख्या। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये अध्ययन किया था कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में पाए जाते हैं जिन्हें हम कोष कह रहे हैं। तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी, जैसे इस परमाणु में अगर ये एक ही कोष है तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी परमाणुवीय त्रिज्या होगी। अगर इसमें कोष की संख्या 2 हो गई तो उस कंडीशन में परमाणुवीय त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। कोष की संख्या और बढ़ी तो परमाणु त्रिज्या का मान और अधिक हो जाएगा।
तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी परमाणु में परमाणुीय त्रिज्या में परिवर्तन उसके कोष संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। जितने अधिक कोष होंगे किसी परमाणु में, उस परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी। ये पहला फैक्टर है और ये डोमिनेंसी के सीक्वेंस में मैंने यहाँ शो किया है कि अगर कहीं पर आपको किन्हीं दो परमाणुओं के लिए कंपेयर करना हो तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ द सेल्स देखेंगे, कोष की संख्या देखेंगे। जिस परमाणु के लिए कोष की संख्या अधिक है उसके लिए सामान्यतः परमाणु त्रिज्या का मान भी अधिक होगा। सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हमने Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट किया था और हम कह रहे थे कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस एस, जहाँ Z नाभिक का वास्तविक आवेश है और S उसके लिए आवरण स्थिरांक है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम Z इफेक्टिव निकाल रहे हैं। तो ये Z इफेक्टिव वैल्यू या जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ये किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये Z इफेक्टिव, Z जो कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है या पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं उसके लिए S वैल्यू क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यदि हम इस फैक्टर को छोड़ दें तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी या परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा या उसका नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे Z इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा। Z इफेक्टिव का मान जब बढ़ता है यानी नाभिक में पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ही अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये उतना ही अधिक अंदर की तरफ संकुचित होगा और अंदर की तरफ संकुचित होने से ये जो परमाणु है इसका आकार घटेगा। तो Z इफेक्टिव बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है। थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल को कम करते हैं। ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है। परिरक्षण प्रभाव, परिधि के इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आकर्षण बल से रक्षा करने का प्रभाव। तो अंदर की तरफ जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक होगा, और परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। जितना S बढ़ेगा Z का मान Z इफेक्टिव का मान उतना ही कम हो जाएगा, और Z इफेक्टिव का मान जितना कम हो गया तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा संकुचित नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पर उस कंडीशन में परमाणु आकार बढ़ेगा। तो
थर्ड फैक्टर जो है उसकी वजह से परमाणु आकार बढ़ता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला प्रभाव है। तो इस प्रकार से यदि ये आउटर मोस्ट सेल है तो यहाँ पर ये n-1 फिर n-2 इसी प्रकार से और अंदर हो तो n-3। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जस्ट अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है n-1 वाले उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अधिक होता है। n-2 वालों का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और n-3 या उसके जो अंदर वाले हैं उनका स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है वो और भी कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अगला फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फैक्टर है वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे अगर आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो उसमें जो 18वां वर्ग है अक्रिय गैसें हैं या संक्रमण तत्वों में जो जिंक फैमिली है उनका जो परमाणु आकार है वो परमाणु आकार अनियमित रूप से अधिक होता है। तो उसका कारण है उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है वहाँ पर सामान्यतः आकार बढ़ जाता है। तो ये एटॉमिक रेडियाई क्या है ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि इस एटॉमिक रेडियाई को परमाणु त्रिज्या को हम मेज़र कैसे करेंगे, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ जो एलिमेंट हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर हमें ये कंडीशन प्राप्त होती है कि उनका जो लास्ट सेल है वो फुलफिल्ड हो जाता है, पूर्ण हो जाता है या एक स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाता है। जैसे 18वां वर्ग के तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इन सब का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 फॉर्म में है, 1s2 फुलफिल्ड हो गया उसका जो अंतिम कोष था वो। इसके अलावा जो शेष एलिमेंट हैं इस वर्ग के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6, वहाँ पर उनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, अष्टक कंप्लीट हो गया। इस कारण से वो जो तत्व हैं वो स्टेबल हो गए। वो स्टेबल हो गए तो वो हमें नॉन बॉन्डेड कंडीशन में या अक्रिय अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें या पी ब्लॉक के जो शेष एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें या जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये हमें आइसोलेट फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं, ये बाउंडेड फॉर्म में बंधित अवस्था में प्राप्त होते हैं क्योंकि ये क्रियाशील हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित अवस्था में रहते हैं और अयुग्मित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो अत्यधिक क्रियाशील होगा। इस कारण वो पेयर बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए उसी तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन की वजह से वो परमाणु बंधित अवस्थाओं में आ जाते हैं। तो नेचर में हमें ये जो एलिमेंट हैं ये बंधित अवस्था में मिलते हैं और ये जो अक्रिय गैसों की हमने बात की ये भी हमें इंडिविजुअल फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं, ये भी हमें ग्रुप के रूप में ही प्राप्त होते हैं।
तो नेचर में ये एलिमेंट हमें जिस फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं, हम उसी फॉर्म से इनके लिए परमाणुवीय त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। तो ये एलिमेंट हमें नेचर में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स के रूप में मिलते हैं, जैसे सहसंयोजी यौगिक हैं या धात्विक पदार्थ हैं, क्रिस्टल्स के रूप में मिलते हैं, या वांडरवाल यौगिक हैं। तो ये जिस फॉर्म में मिलते हैं उस फॉर्म में इनका स्टडी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है, परमाणुवीय त्रिज्या है, उसको हम 3 प्रकार से मेज़र रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो 3 प्रकार के कंपाउंड से मेज़र की जा रही है। और वो जो एटॉमिक रेडियाई वो है कोवलेंट रेडियाई, जो सहसंयोजी यौगिक हैं उनसे जब हम रेडियाई का मान निकालेंगे किसी एलिमेंट के एटम का, तो उस एटम की जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, उसको उस कंडीशन में हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमें सामान्यतः O2 के रूप में मिल रहा है। तो O2 बंधित अवस्था है या आणविक अवस्था है, और यहाँ पर O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध के रूप में जुड़े हुए हैं। या हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन H2 के रूप में है, वहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एकल बंध के द्वारा सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जब हम H2 से हाइड्रोजन एटम की परमाणुवीय त्रिज्या का मान निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टलाइन रेडियस, धात्विक या क्रिस्टलीय त्रिज्या। अगर हम धात्विक पदार्थ को लेकर उससे उसके किसी अवयव की या परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं तो उस त्रिज्या को हम बोलेंगे धात्विक त्रिज्या। जैसे हमें Fe आयरन का रेडियस निकालना है तो हमें लोहे की छड़ मिलती है, तो वहाँ पर हमें ये पता है कि Fe के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर मेटेलिक फॉर्म में होने की वजह से जब हम उनकी जो एटॉमिक रेडियाई निकालेंगे उस एटॉमिक रेडियाई को हम कहेंगे मेटेलिक रेडियाई या क्रिस्टलाइन रेडियाई, धात्विक त्रिज्या। इसी प्रकार वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या में हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक तो 18वें वर्ग के तत्व जो सामान्यतः अगर अबंधी अवस्था में ग्रुप के रूप में हैं तो उनके बीच में वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाएगा। तो वहाँ जब उनकी रेडियस निकालेंगे तो वो कहलाएगी वांडरवाल त्रिज्या। या हम कहें कि हमने O2 मॉलिक्यूल लिया तो O2 मॉलिक्यूल के सैंपल में O2 के एक से अधिक मॉलिक्यूल हैं। ये इस तरह से अगर हम अरेंज माने तो ये जो रेडियस हम निकालते हैं, क्योंकि बंधित अवस्था में हम किन्हीं 2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो उन 2 कंपोनेंट के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं और उस डिस्टेंस का जो हाफ है वो हम रेडियस बताते हैं। ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गया d और इसका हाफ r, ये रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के लिए स्टडी करें तो अगर इन दोनों के लिए करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करके अगर हम रेडियाई डिटरमाइन करेंगे तो वो तो कोवलेंट रेडियाई कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कंडीशन में है। लेकिन अगर इन दोनों अलग अलग अणु के जो ऑक्सीजन परमाणु हैं इनके बीच का डिस्टेंस मेज़र करके हम रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पर ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ वांडरवाल इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं। उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन का रेडियाई है वो कहलाएगा वांडरवाल रेडियाई। तो कोवलेंट फॉर्म में
फॉर एग्जांपल दो एटम इस प्रकार से ओवरलैपिंग किए हुए हैं, वहाँ पर अगर हम उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी डी निकाल लें और उसका हाफ करें तो वो जो रेडियई है वो कहलाएगी कोवलेंट रेडियई। अगर मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपस में जुड़े हुए किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी डी निकाल कर उसका हाफ करें तो उस कंडीशन में वो रेडियई कहलाएगी मेटेलिक रेडियई। और अगर वान डेर वाल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए दो एटम के नाभिक की बीच की दूरी डी निकालें फिर उसका हाफ करें तो वो रेडियई कहलाएगी वान डेर वाल रेडियई। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये कोवलेंट कंडीशन है, ये मेटेलिक कंडीशन है, ये वान डेर वाल बॉन्ड की कंडीशन है। तो अगर हम एक ही एटम के लिए बात करेंगे कि उसका कोवलेंट रेडियई निकालें, उसी के लिए हम उसका मेटेलिक फॉर्म में जाकर उसका मेटेलिक रेडियई निकालें और उसी के लिए हम वान डेर वाल रेडियई निकालें तो उसके लिए वान डेर वाल रेडियई का मान सबसे अधिक आएगा, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए डी का मान सबसे अधिक आ रहा है क्योंकि वो अधिक दूरी पर है। उससे कम आएगा मेटेलिक रेडियई का मान और सबसे कम आएगा कोवलेंट रेडियई का मान। तो जो परमाणु त्रिज्या है उसको हम निम्न 3 प्रकार से मेज़र करते हैं। ये मेज़र करने के लिए या जो कोवलेंट रेडियई है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेटेलिक रेडियई को डिटरमाइन करने के लिए या क्रिस्टलाइन रेडियई को डिटरमाइन करने के लिए भी हम डिफ्रैक्शन एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हम इलेक्ट्रॉन की सहायता से, एक्सरेज की सहायता से या न्यूट्रॉन की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता से जो हम डी वैल्यू निकालते हैं वो डी वैल्यू के आधार पर जो डी क्या है इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस को मेज़र करके हम रेडियई को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। अगर कोई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, समनाभिकीय अणु है, तो उसके लिए हमने जैसे अभी देखा कि आर का वैल्यू उसके जो अंतर्नाभिक की दूरी है उससे जस्ट हाफ होगा। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्योंकि उनकी विद्युत ऋणताओं का डिफरेंस अधिक होता है तो वो एक दूसरे के ज़्यादा निकट आते हैं। उस कंडीशन में ए और बी वो दो अलग अलग प्रकार के एटम हैं, तो उन दोनों की रेडियई का जो टोटल है वो उनके अंतर्नाभिक की दूरी से अधिक होगा। दैट मीन्स वहाँ पर अगर ये ए और ए के बीच का ओवरलैपिंग है तो ये ए और बी के बीच का ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पर ए और बी की विद्युत ऋणताओं में डिफरेंस अधिक होने की वजह से ये जो ओवरलैपिंग है ये ओवरलैपिंग अधिक हो गया। इस वजह से इन दोनों के जो नाभिक हैं वो ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, जिससे डी का मान कम हो जाता है। इस तरह की जो कंडीशन है, हेटेरोएटॉमिक जो कंडीशन है, वहाँ पर रेडियई का मान निकालने के लिए हम शुमाकर एंड स्टीवेंसन का जो प्रिंसिपल है उसका उपयोग करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ए और बी के नाभिक के बीच का जो डिस्टेंस डी है वो ए की त्रिज्या प्लस बी की त्रिज्या माइनस सी ये कांस्टेंट वैल्यू इंटू एक्स ए की विद्युत ऋणता माइनस बी की विद्युत ऋणता, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोवलेंट रेडियई को निर्धारित कर सकते हैं। ये कोवलेंट रेडियई इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने जो एटम लिया है उसके अंदर, या हमने जो एग्जाम्पल लिया है आणविक अवस्था में, उसमें बंधित अवस्था या बंध क्रम किस प्रकार का है। अगर हम कार्बन परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या का मान निकालना चाहते हैं, कोवलेंट रेडियई का मान निकालना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा
बंध की संख्या, बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा बंधित परमाणु उतना ही अधिक निकट आएंगे, और जितने अधिक बंधित परमाणु निकट होंगे उनके लिए डी का मान उतना ही कम होगा, और डी का मान कम होगा तो परमाणुीय त्रिज्या का मान भी कम आएगा। तो यहाँ पर इन तीनों ही कंडीशन में कार्बन के लिए जब हम परमाणुीय त्रिज्या निकालते हैं तो सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन में सहसंयोजी त्रिज्या का मान 0.771 एंगस्ट्रॉम आता है। डबल बॉन्ड वाली कंडीशन में कार्बन के लिए कोवलेंट जो रेडियाई है उसका मान 0.665 एंगस्ट्रॉम आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन में कार्बन के लिए इसी कोवलेंट रेडियाई का मान 0.602 एंगस्ट्रॉम होगा। तो बंध क्रम बढ़ने के साथ साथ परमाणुीय त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या का मान भी घट जाता है। अब हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में ये एटॉमिक रेडियाई किस प्रकार से बिहेव करती है, किस प्रकार से चेंज होती है। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो किसी आवर्त में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो देखो यहाँ पर जो ट्रेंड हमें देखना है उस ट्रेंड के लिए हमें जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है कि परमाणुीय क्रमांक बढ़ता रहता है लगातार। परमाणुीय क्रमांक बढ़ने के अकॉर्डिंग इनका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ाएंगे। तो वो जो फैक्टर थे उन फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर पहला फैक्टर नंबर ऑफ द सेल, कोष की संख्या चेंज होती है क्या। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोष की संख्या चेंज नहीं होती है। पहले आवर्त की अगर बात करें तो पहले आवर्त में सबसे पहले रखा हुआ है हाइड्रोजन को और सबसे लास्ट में रखा हुआ है हीलियम को। हाइड्रोजन में भी एक ही कोष है और हीलियम में भी एक ही कोष है, पहला कोष के। दूसरे कोष की अगर हम बात करें तो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में अगर हम देखें तो इन सभी में कोष की संख्या 2 है, पहला और दूसरा के और एल। तो किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर पहले फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोष की संख्या में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है इस कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो भी बढ़ता है। तो वो जब बढ़ेगा तो वो बाह्यतम कोष को अपनी ओर खींचेगा, संकुचित करेगा, जिससे परमाणु आकार घटता है। इस कारण जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, ये सीक्वेंस पाया जाता है। थर्ड जो फैक्टर है शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सामान्य रूप से जब हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय इन आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ दें, उनके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम किसी एक आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो क्रमशः भरने वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष में ही भरे जाते हैं, अंदर की कोष में नहीं भरे जाते हैं। तो अंदर की कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते ही हैं कि एक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अत्यधिक स्टेबल होने से उनका जो परमाणु आकार है वो अधिक हो जाता है, जबकि उनका आकार, क्योंकि वो लास्ट में आ रहे हैं
तो आकार कम होना चाहिए, लेकिन उनका आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अत्यधिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार सामान्य रूप से जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो वही फैक्टर हमें देखने हैं। तो पहला फैक्टर अगर हम देखते हैं कोष की संख्या, तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे पहले वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन में कोष की संख्या 1 है, लिथियम में कोष की संख्या 2 है, सोडियम में कोष की संख्या 3 है। तो लगातार जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या बढ़ रही है, और कोष की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर वर्ग में सामान्य रूप से जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान बढ़ता है। तो यहाँ पर आवृत्तिता आपको क्या दिखी? एक ट्रेंड तो ये दिखा कि सामान्य रूप से किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। और आवर्तिता किस प्रकार से है कि जब आप आवर्त में क्रमशः लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रही है, वापस आप नेक्स्ट आवर्त में जब आए तो उसी तरह का सीक्वेंस है, परमाणु त्रिज्या का मान वापस घटता है। तो जैसा सीक्वेंस सामान्य रूप से पहले आवर्त में है, लगभग वैसा ही सीक्वेंस दूसरे में है, वैसा ही सीक्वेंस तीसरे आवर्त में है। तो ये आवर्तिता को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम स्पेशल ट्रेंड की बात करें तो वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है। तो जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, इस प्रकार से उनको पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो n-1 सेल में भरे जाते हैं, बाहर से जस्ट अंदर वाले सेल में। और बाहर से जस्ट अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या डालेंगे? शिल्डिंग इफेक्ट। तो जब अंदर के कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और शुरू में क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो ये इतना अधिक इफेक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हम लगातार n-1 सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का फैक्टर वो बढ़ने लगेगा, और वो बढ़ते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कंपनसेट करने लग जाता है। इस कारण डी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम डी ब्लॉक के पहले आवर्त यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो शुरू में परमाणुवीय आकार घटता है, फिर एक जगह कांस्टेंट हो जाता है। जहाँ कांस्टेंट होता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का जो परमाणुवीय आकार है वो लगभग बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जब आप वो एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख कर देखेंगे तब आपको लगे कि हाँ यहाँ ये चेंज आ रहा है। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 सेल में भरा जाते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो जस्ट अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक होता है, और उससे अंदर जाते हैं तो वो इफेक्ट कम होने लग जाता है। तो एफ ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 में भरे जा रहे हैं, इस कारण इनका जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो उतना अधिक इफेक्टिव नहीं हो पाता है जितना डी ब्लॉक के n-1 सेल में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का होता था। इसी कारण से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाने पर लगातार परमाणु आकार घटता है, जिन्हें हम क्रमशः लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं।
अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस सीधा सा उसी प्रकार से किसी आयन में नाभिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, वहाँ हमने उदासीन परमाणु लिया था, यहाँ पर हम आयन लेंगे, तो ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? आयनिक रेडियस। अब ये आयनिक रेडियस दो प्रकार की है, क्योंकि आयन में दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। अगर पॉजिटिव आयन है तो ये कहलाएगी आर पॉजिटिव कैटायनिक रेडियस या धनायनिक त्रिज्या, और नेगेटिव आयन है वो कहलाएगी आर माइनस या एनायनिक रेडियस ऋणायनिक त्रिज्या। ये कैटायनिक और एनायनिक जो रेडियाई है वो उसके जो उदासीन परमाणु है उससे भिन्न होती है। तो वो हमें उससे पता चलेगा कि हम धनायन और ऋणायन कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये हमारा उदासीन अणु परमाणु है, इससे अगर हमने धनायन बनाया है तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और यदि हम इससे ऋणायन बनाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। तो जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, लेकिन नाभिक के चार्ज में जो कुछ चेंज नहीं आया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से आउटर मोस्ट शेल पर जो जेड इफेक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, इस कारण से वो साइज को कम कर देगा। यहाँ पर प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई, तो इस कारण से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाएगा। नाभिक के आकर्षण बल कम होने से इसका जो रेडियाई है वो बढ़ जाएगा। तो आर माइनस या एनायनिक रेडियाई का मान सेम एटम वाले कैटायनिक रेडियाई से अधिक होता है। या अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो सीक्वेंस ये होगा, सबसे कम रेडियाई उसके कैटायन की, उससे अधिक रेडियाई उदासीन परमाणु की, और उससे अधिक रेडियाई उसके एनाइन की। ये सीक्वेंस होगा। आयनिक रेडियाई मेजर करने के दो मेथड हैं मुख्य रूप से। पहला मेथड है लैंडेस मेथड। इस विधि में मुख्य रूप से हम उन आयनिक कंपाउंड्स का निर्धारण करते हैं या उनके लिए रेडियाई का निर्धारण करते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का जो साइज है उनमें डिफरेंस होता है काफ़ी। जैसे यहाँ पर लिथियम आयोडाइड का एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिथियम का साइज बहुत छोटा है और आयोडाइड आयन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो इनमें पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इस कंडीशन में पैकिंग होने के बाद हम डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा, जैसे ये रेडियाई, ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी या ए सी, और फिर इस त्रिभुज की जो समीकरण है उसके आधार पर हम जो रेडियाई है उस रेडियाई का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन लगाएंगे इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो ये कर्ण हो गया, ये इसका 90 डिग्री का एंगल, तो कर्ण बी सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू इसके आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी और ए सी का मान सेम आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, और उसी के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर जब हम ए बी का मान निकाल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बी सी का मान निकाल सकते हैं। और ये जो बी सी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों प्रकार के आयन एक दूसरे समान प्रकार के जो आयन है, आयोडाइड आयन है, वो एक दूसरे के साथ निकट अवस्था में सटे हुए हैं। यहाँ पर इसका मान अगर हम निकालें तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक का ये,
तो ये इसके ही कुल 4 रेडियाई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 रेडियाई हैं। तो BC का मान क्या हो गया, 4r²। यहाँ अगर ये स्क्वायर स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4r और प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2AB का मान। तो जब हम लिथियम आयोडाइड के लिए स्टडी करते हैं तो AB का मान जो हमें प्राप्त होता है 6 एंगस्ट्रॉम, तो वो वैल्यू रखने पर हमें यहाँ पर 2 इंटू 6 स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें R का मान प्राप्त हो जाएगा और वो R का मान प्राप्त होगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार लैंडे विधि द्वारा हम इस प्रकार के जो आयन हैं जिनमें उनका पैकिंग बहुत अधिक हो या कैटाइन और एनाइन के साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर जैसे कैटाइन्स हैं वो एनाइन का जो अष्टफलकीय छिद्र हैं उनमें अच्छी तरह पैक हो जाते हैं। तो इस तरह के लिए जो आयन्स हैं उनके लिए हम इस प्रकार से रेडियाई का मान डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी विधि है वो पॉलिंग मेथड है, पॉलिंग विधि है, और इस विधि में मुख्य रूप से जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैं, जिन आयनों की इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है या जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, उनके लिए हमें इस विधि के द्वारा रेडियाई का मान निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर सामान्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों आयनों के नाभिकों के बीच का दूरी d है वो उन दोनों आयनों की कैटाइनिक और एनाइनिक रेडियाई है उनके टोटल के बराबर होगा, और उनकी जो रेडियाई है कैटाइन या एनाइन की जो रेडियाई है वो उनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशन का उपयोग करके हम इस विधि के द्वारा रेडियाई का मान डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आयनिक और ये आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से बिहेव करती है, किस प्रकार से चेंज होती है। तो ये सामान्य रूप से उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमने परमाणु त्रिज्या के लिए पढ़ा। यहाँ पर सिर्फ अंतर ये होगा कि जब हम आयन बना रहे हैं तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। कई बार वो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन हटाने से वो सेल ही ख़त्म हो जाता है, तो उस कैटायन की परमाणु त्रिज्या बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार जब एनायन बनाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।